की दावत पर आज हमारे बीच आई हुई मोहतरमा फौजिया खान साहिबा, फेम के वर्किंग प्रेसिडेंट तहसीन भाई, फेम की सभी ओहदेदारान, आए हुए बुजुर्गों, दोस्तों, फेम की बुनियाद के बाद पिछले 1-2 सालों में हमने क्या किया, उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए, कहाँ कहाँ हमारी कमियां रही, उन कमियों को कैसा दूर किया जा सकता है, खुसूसन ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स में क्या कमियां दिख रही हैं, उसको कैसा दूर किया जा सकता है। और जैसा कि तहसीन भाई ने कहा है कि फेम के ज़रिए जो हमारा मेन मकसद है, मेन इश्यू है कि कौम में तालीमी बेदारी पैदा हो, कौम में समाजी बेदारी पैदा हो, सियासी बेदारी पैदा हो, इक्तिसादी बेदारी पैदा हो, और हम अपने अपने तरीके से कौम को भी आगे ले जाने में मदद कैसे कर पाए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम लोगों ने इस वर्कशॉप का यहाँ इनेकाद किया था। पहले हम ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसे कि मोइन साहब ने बतलाया है, ये 3-4 बातें देखने में आई। एक तो ये कि कुछ जोन्स उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हमको उम्मीद थी। खुसूसन हमारे विदर्भ के दोनों जो जोन हैं, वो जो अपने काम कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग बराबर नहीं कर पा रहे हैं। मोइन साहब ने जब ये कहा कि मुझे अमरावती डिवीजन में एक्टिविटीज का थोड़ा फुकदान दिख रहा है, तो मुझे खुद को ताजुब हुआ, क्योंकि मोइन साहब अगर आप उधर के वर्तमान पत्र पढ़े या अखबारात पढ़े तो लगातार फेम की एक्टिविटीज वहां चल रही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर पड़ रहे, यानी यहाँ हमारी खैर अपने एजुकेशन मिनिस्टर बैठी हुई हैं, मुझे ऐसा कहा गया कि सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस ने अगर कहीं फायदा उठाया होगा माइनॉरिटीज का, उसमें अकोला जिला है पूरे महाराष्ट्र परसेंटेज में। इसलिए कि वहाँ बहुत अच्छे तरीके से, जैसा बुल्ढाना के अपने गनी गाजी साहब ने कहा कि वहाँ जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रोड़े अटका रहा था, और रोड़े क्यों अटकाता है ये दुनिया जग जाहिर है कि हमको कुछ दो तो हम तुम्हारी फाइल आगे बढ़ाएंगे। ये इसको तोड़ने के लिए कितनी जद्दोजहद उनको करना पड़ी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरा एक डेपुटेशन ले जाना पड़ा, बम्बई गए, हमारे दोनों मिनिस्टर्स से मिले, माइनॉरिटीज के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मिले, और अपना वो मकसद पूरा किया। लेकिन उसकी रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए थी, वो ऑफिस को नहीं हो रही है। तो ये कोऑर्डिनेशन का जो प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा है, वो हमारी भी खामियां है। सेंट्रल ऑफिस में भी मैं बहुत सी खामियां देख रहा हूँ, क्योंकि एक मुश्किल जो मैंने बतलाई है वो ये है कि मुझे 1-2 डिस्ट्रिक्ट वालों ने कहा कि हमको ये नहीं मालूम कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेंबर कौन कौन, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिलनी चाहिए। तो मोइन साहब हमको इसमें भी देखना, वेबसाइट का आपने मुझे बताया कि वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो जरूर इमीडिएटली इस वेबसाइट को क्रिएट कीजिए। वेबसाइट क्रिएट होने पर 90% आपके प्रॉब्लम हो जाते हैं। जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा है कि मॉडर्न जमाने में जितने मॉडर्न एटीट्यूड आप लोग रखोगे उतना ज्यादा आप हासिल करोगे। ये जमाना, जैसा उन्होंने कहा है, ये जमाना जानकारी के, सिर्फ जानकारी का ही नहीं है, जिसके पास नॉलेज है उस नॉलेज का इस्तेमाल कितना कर रहा है उसका है। आज नॉलेज का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है जैसा कि 2 दिन पहले आपने पढ़ा कि एक मुल्क का हेलीकॉप्टर दूसरे मुल्क में गया, जो करना था करके आ गया, और उस मुल्क वालों को मालूम नहीं कि अपने मुल्क में हेलीकॉप्टर आए। तो ये जो सोच है, ये जो पहुंच है, ये हमको आपको पैदा करना पड़ेगी। और उसमें हमको फेम में भी इस बात की हमको कमी दिख रही है। वेबसाइट हम जल्दी से जल्दी क्रिएट करें। डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने एक और रिक्वेस्ट की अभी मैडम से, क्योंकि एक मुद्दा जो मैं मार कर रहा हूं कि मिनिस्टर बनने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है हमारी मिनिस्टर्स।
कि आप फाउंडर प्रेसिडेंट हो, इसलिए हमारे काम जल्दी होने चाहिए, हमारे काम ज़्यादा होने चाहिए, हमारे मसाइलों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने, जैसा गनी गाजी ने एक रिक्वेस्ट की कि भाई एक प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कशन हो, तो मैंने एक रिक्वेस्ट पब्लिकली मैं मैडम से कर रहा हूँ कि आप एक डिनर अरेंज कीजिए मुख्यमंत्री के साथ और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बम्बई में, और फेम के पदाधिकारी हम लोग सब वहाँ आते हैं, उनके साथ बैठकर एक रात का डिनर हो। जैसा कि याद होगा गनी गाजी को 10-12 साल पहले जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे शरद पवार जी थे, उस समय हम लोगों ने ऐसे ही किया था कि पूरे विदर्भ के जितने भी चुनिंदा लोग थे जो कि अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, वो सब एक साथ गए। उनको कहा कि साहब, मैंने किया था फिक्स कि साहब आप मुझे एक लंच का टाइम दीजिए, मुझे आपके साथ लंच लेना है। उन्होंने बहुत दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से एक वक्त दिया, लेकिन बहुत अच्छा दिया। फिर 3-4 घंटे हम लोग लगातार हमारे साथ बैठे रहे, एक एक मसला। आपको याद होगा कि उस समय बम्बई बम कांड हुआ था और उसके बाद मुसलमानों में बहुत बेचैनी थी, और इसलिए उनको भी लग रहा था कि भाई मुसलमानों से मेरा एक रैपो क्रिएट होना चाहिए। आज हालात वैसी हो है कि आपने बहुत अच्छी स्कीमें लाई हैं। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आज एजुकेशन में जितना क्रांति आ रही है दूसरे किसी डिपार्टमेंट में नहीं आ रही है। कपिल सिब्बल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो क्रांति आ रही है तो मुसलमानों में जो खासतौर से जो इंटेलेक्चुअल तबका है उसमें बेचैनी बहुत पैदा हो गई है मैडम, कि भाई हमारी भी कौम अब पीछे ना रह जाए। अब जो कुछ आ रहा है, नई स्कीमें आ रही है, नए तर्ज की ट्रेनिंग्स आ रही हैं, कोचिंग्स आ रही हैं। जैसा कि अभी आपने इससे पहले मोइन साहब ने कहा कि ये भी आ रहा है कि भाई आप पीएमटी करने वाली हो, पीईटी करने वाले हो, आप लोग इवन अगर आपको ग्रेजुएशन में जाना है, बीए करना है, तो भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा मैंने खुद कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर बीएससी भी करना चाहते हो, बीए भी करना चाहते हो, तो भी एलएलबी भी करना चाहते हो, तो भी आपको उसका एक प्री एग्जाम रहेगा, क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा। तो उन क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए हम हमारी कौम को तैयार कर पाएंगे क्या? नहीं। हमारे जो मुस्लिम इदारे हैं, हमारे जो अक़लियती इदारे हैं, वो अपने बच्चों को उसके लिए तैयार कर पाएंगे कि नहीं? वो एग्जाम कैसे होंगे, उसकी नॉलेज कैसी होगी? ये लगातार हमको एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके ये समझते रहना है और इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। ये 3 साल में ये रिवोल्यूशन आने वाला है। और इस 3 साल में जैसा आपने देखा होगा माशाअल्लाह पैसा अभी गवर्नमेंट का, मैं हमेशा एक तकरीर में अपनी एक बात कहता हूं, आपके सामने कहूंगा। जब हमारी आजादी मिली थी तो इस देश की जनता भी गरीब थी और इस देश की हुकूमत भी गरीब थी। आज 60 साल के बाद देश की जनता अभी भी गरीब है, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत अब गरीब नहीं रही। पाकिस्तान के हाल अभी भी है कि हुकूमत भी गरीब है, जनता भी गरीब है, लेकिन हिंदुस्तान के वो हाल नहीं रहे। आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि 30-40 मुझे याद 1947 में आजादी के बाद 993 करोड़ का बजट हमने पूरे देश में लाया था। आज वो बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ के ऊपर चले जा चुका है। और 900 करोड़ का बजट बढ़ते 93 करोड़ का बजट बढ़ते बढ़ते 1 लाख करोड़ के ऊपर चले गए। आज हम आप देख रहे हैं 1 लाख हजार। अब आज हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन में आज हम लोग 56 हजार करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले खर्च कर रही है। स्कीमों का पैसा बहुत आ रहा है, वो पैसा आप लोग यूज कर पाएंगे कि नहीं, इसको भी हमको आपको देखना पड़ेगा। एक मैं और रिक्वेस्ट करूंगा मोइन साहब, मैंने मैडम से भी रिक्वेस्ट की है, अगर आपका कोई भी कोऑर्डिनेटर, आपका कोई भी जोनल इंचार्ज अच्छा काम करता है, वो उसने क्या किया उसकी माहिती आप दूसरी जगह दीजिए। मेरे लिए खुद एक नई माहिती थी जो हमारे मालेगांव के अभी हमारे के नॉर्थ महाराष्ट्र के हमारे कोऑर्डिनेटर ने जब बतलाई थी कि जो चीज मेरे दिमाग में बहुत दिनों से थी मैडम, कि कॉरपोरेशन की बिल्डिंगें भंगार पड़ी हुई हैं और माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन के पास स्कूलें नहीं है, बिल्डिंगें नहीं। क्यों? मुझे याद आता हूं कि जब मेरे पास हेल्थ डिपार्टमेंट था तो महाराष्ट्र का पहला प्राथमिक आरोग्य केंद्र प्राइवेट संस्था को देने वाला उस समय मैंने निर्णय लिया था। नई चीज थी उसके लिए, और वो दिया था किसको? विखे पाटिल साहब की परवरा संस्था को। आज जो परवरा का जो मेडिकल कॉलेज है वो गवर्नमेंट के प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर निर्माण हुआ है, और वो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे हाथ से दिया हुआ है प्राथमिक आरोग्य केंद्र। तो ये सोच अगर गवर्नमेंट में आती है
और अगर कॉरपोरेशन को, म्यूनसिपलिटीज को, अगर उनकी बिल्डिंग है जो बिल्कुल भंगार पड़ी हुई है, अकोला का तो एक सीन ऐसा छपा था कि गांव की जिला परिषद की स्कूल में भैंसे बंधी हुई। बाद में जब लोगों ने वो वाद विवाद किया, फिर बड़ी मुश्किलों से उसको छीना गया, और आज वो स्कूल पे वहाँ वॉल कंपाउंड वगैरह बनाया। तो आज हमने एक बड़ा प्रोग्राम लेकर उस प्रोग्राम को वहाँ अकोला में करके बतलाया। तो ये एक अच्छी सोच है। अब ये मसला आ रहा है, आज बच्चों के एडमिशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैडम, आपने संस्थाएं बहुत दे दी हैं, आप 2-2 लाख रुपए साल देकर बहुत कंस्ट्रक्शन को दे रही हैं, लेकिन अभी मुश्किल, कभी कभी डर ये लगता है कि बच्चे कहां से लाना। बहुत कंपटीशन आया है। अभी तो गार्जियन हंसते हैं क्योंकि पूरे टीचर अभी 1 मई के बाद हर गार्जियन के पीछे मास्टर भाग रहे हैं कि हमको बच्चे दो, हमको बच्चे दो, हमारे स्कूल में हमको बच्चे ले जाना है। ये हालत इसलिए पैदा हो रही है कि जो लोग संस्था नहीं चला पा रहे, उनके पास आपने स्कूलों की बिल्डिंग रखी है, नगर परिषदों की बिल्डिंगें जो है, कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग जो है बेकार पड़ी हुई है, जिला परिषदों की बिल्डिंगें बेकार पड़ी है। और जो प्राइवेट संस्थाएं अच्छे तरीके से चला रही हैं, वो अगर उनको ऐसी बिल्डिंगें मिल जाती है, तो जहां जहां भी ऐसा मालेगांव को जैसा कदम उठाया, मैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मालेगांव के कॉर्पोरेशन को भी और फेम के उन लोगों को भी जिन्होंने इस संस्थाओं से अपनी जगह लेकर आज हमारी स्कूलों को वहां लेकर। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक मसला, जो जैसा उन्होंने कहा कि वो मसले हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मसले आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की ग्रांट है 50 लाख रुपए तक की आपको गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको औरंगाबाद शहर में 10,000 स्क्वायर फीट जगह होना तो आपको लागू है। अब 10,000 स्क्वायर फीट मुस्लिम संस्था कहाँ से जगह रखेगी मालेगांव जैसे शहर में या अकोला जैसे शहर में? ठीक है, हमारी जैसी जो बड़ी बड़ी संस्था है उनके पास है, लेकिन दूसरी संस्थाओं को बहुत प्रॉब्लम जा रहा है। तो हमको ये भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। एक अच्छी बात हमारे साथियों ने उठाई, जिसके लिए मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। दूसरी बात कि जैसा मैं कह रहा था कि अभी हम लोगों को फेम में एक बहुत अच्छी बात मोइन साहब ने जो कही है कि फेम का मतलब केवल जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एजुकेशन संस्था चलाते हैं वही नहीं। अगर आप अच्छे लोग उनसे जोड़ते हैं, अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन है आप उसको जोड़ते हैं, अच्छा कोई टेक्नीशियन है, टेक्निकल नॉलेज रखने वाला है उसको आप जोड़ते हैं, इनको भी फेम से जोड़िए, उनसे आप नॉलेज लीजिए, उनके आप लेक्चर्स रखिए, वो उनके लेक्चर्स लेकर किस तरीके से। मुझे याद आता है कि कुछ दिनों में अकोला पहले में एक संस्था ने काम किया कि उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान में पहला वो IRS जो है, जो कि किसी मदरसे में पढ़ते थे हजरत, और वो आज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में सिलेक्ट होकर इनकम टैक्स के कमिश्नर करके अकोला आए, उन्होंने लेक्चर सीरीज रखी। यकीन मानिए लड़कों में चैतन्य निर्माण हुआ, बच्चों को लगा कि भी हम भी ये चीज कर सकते हैं। अगर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, जिसके बारे में ये सोचा जाता है कि सिर्फ वो रटकर अपना कुरान याद कर लेता है, हाफिज बन जाता है, बाकी कुछ नहीं करता है, वो बाकायदा आज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से एग्जाम में अपीयर हुआ है और पास हुआ है, तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों को लाकर फेम ने ये भी सोचना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपने इलाकों में जो लोग, मुसलमानों में खास तौर से, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में नुमाया कामयाबी हासिल की है, उसको हम लोगों के सामने ले जाएं, खासतौर से बच्चों के सामने ले जाएं, ताकि उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्माण हो। और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को निर्माण करने के लिए और जो कुछ भी किया जा सकता है वो हमने आपने करना चाहिए। वैसी एक्टिविटी भी फेम करते रहे, जहां हुई है वो दूसरों तक के पहुंचे। मैं एक बार फिर ये आपसे ये करना चाहूंगा, आप लोगों ने जो भी एक्टिविटीज की है, आप थोड़ा उसको एक्सचेंज आपस में भी कीजिए। आप सेंट्रल बॉडी पर ही निर्भर मत रहिए, बल्कि आप उनको एक्सचेंज कीजिए, बताइए कि हमने ये एक्टिविटी की है, आप भी अपने इलाके में कीजिए, यकीनन इससे बहुत फायदा हो। एक और जो हम लोग, मेरे दिमाग में ये है कि अभी ये तरीका आज पुराने जमाने में न्यूज बुलेटिन से हो जाता था, लेकिन अगर वेबसाइट क्रिएट हो जाएंगी तो ये एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली हम लोग दूसरे तरीके से कर सके। कि भाई वही वेबसाइट के जरिए हम आपको बताएं कि भाई शोलापुर डिस्ट्रिक्ट ने ये काम किया है, अकोला जिले ने ये काम किया है, नांदेड़ ने ये एक्टिविटीज की है, ताकि एक दूसरे को प्रोत्साहन मिले और एक दूसरे का कंपटीशन भी हो और एक दूसरे के लिए। क्योंकि कभी कभी एक प्रॉब्लम आता है कि मैं करूं क्या, मैं उहदेदार बन गया हूं लेकिन मैं करूं क्या, ये एक मसला जो आप लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, वो अधिकारियों के पास जाके अपने मसाइल को रखना, वो आपका वो काम है, वो पहला काम है। आज मुसलमानों को ये बहुत मुसलमानों के लिए ये सीख भी बहुत जरूरी है
मैं हमेशा अपनी पब्लिक तकरीर में ये सेंटेंस जरूर बोलता हूं कि तुमने पिछले 60 साल पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत लड़ लिए, अब जरा दूसरे डिपार्टमेंटों से लड़ना सीखो, क्योंकि तुम्हारी कौम की तरक्की का राज यह पुलिस डिपार्टमेंट से लड़ने में नहीं है कि हम टाडा वालों को कैसा चुड़ाया, जेल में जो गया उसको कैसा चुड़ाया और हमारे ऊपर अत्याचार। हमारी लड़ाई एजुकेशन में हम कितना हासिल कर सकते हैं, हम दूसरी जो वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की, आरोग्य की जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो हमारे हॉस्पिटल्स की जो स्कीम्स है, उसमें हम लोग कितना फायदा उठा सकते हैं।